नमस्कार, मैं हूं विक्रांत चलिए। यादव और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल द स्वतंत्र। अमेरिका और ईरान का युद्ध ऐसा लग रहा है कि इस वीकेंड पर शायद शांति समझौता तैयार हो जाए, दोनों देशों के बीच शांति हो जाए और एक बार फिर दुनिया की अर्थव्यवस्था के सामने जो बड़ा संकट खड़ा हुआ है वो संकट थम जाए। तो इकोनॉमी पर भी बात करेंगे, शेयर मार्केट पर बात करेंगे, सोने चांदी पर बात करेंगे और जो सोना खरीदने का नया तरीका आया है वो तरीका भी आपको बताएंगे और किस तरीके से आप सेफ डिजिटल गोल्ड खरीद सकते हैं जिस पर सेबी की भी नजर है और सेबी की भी उस पर अनुमति से वो किया जा रहा है। तो ये तमाम चीजें आपसे बात करेंगे। आज हमारे साथ अनिल राय जी जुड़ रहे हैं, वित्तीय विशेषज्ञ। अनिल जी, बहुत बहुत स्वागत है। जी, अनिल बहुत जी, बहुत धन्यवाद। अनिल जी, किस तरह से इस बीते हफ्ते को देखा जाए, कैसा रहा ये हफ्ता? क्योंकि इस हफ्ते तो बहुत, कभी लड़ाई एकदम लग रहा था कि बड़ी छिन जाएगी, कभी लगता है पीस स्ट्रोक हो जाएगा। अब जाकर के जब वीकेंड आ गया है तो लग रहा है कि शांति आ सकती है इस वीकेंड में। जी देखिए, मार्केट तो कहीं ना कहीं रुकने की कोशिश कर रहा है। और मार्केट जो है एक जगह पर स्थिरता बनाए हुए है, अभी भी एक रेंज में है। एक रेंज के अंदर में 400-500 पॉइंट की एक रेंज है जिसमें पिछले कुछ दिनों से ये टहल रहा है। हाँ। और आशा यही है कि यहाँ से बातें थोड़ी सी संभल जाए तो फिर ये यहाँ से एक नई जो है अपने प्रीवियस हाई के लिए कुछ हाल शुरू करे। तो बाजार में अब कहीं ना कहीं खरीदारी तो देखिए इंडिविजुअल स्टॉक्स में शुरू हो चुकी है। हाँ। अभी भी उन काउंटर्स पे ही खरीदारी चल रही है जहां पर रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं या उनके फ्यूचर प्रोस्पेक्ट अच्छे हैं। तो वहां वहां पर हमको खरीदारी अच्छी देखने को मिल रही है। और मार्केट बहुत लेकिन अभी भी कॉशियस है, अभी भी जो इस तरीके से खुलेआम जो इसे खरीदारी होती है वैसे नहीं हो रही है, वो बहुत नहीं हो सोच पा रहा। समझ के संभल संभल करके खरीदारी कर रहे हैं। फिर बड़े निवेशक भी बहुत रुक रुक के खरीदारी कर रहे हैं जी। अनिल जी, आज मैं आपसे जो ईजीआर लॉन्च किया है सेबी और इंडियन शेयर मार्केट ने, उसके बारे में थोड़ा जी। समझना चाहूंगा और दर्शकों को भी आप समझाएं कि किस तरीके से ये इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसिप्ट, जो एक तरह से डिजिटल गोल्ड की तरह ही है, और डिजिटल गोल्ड में बहुत से लोग फंस जाते थे, अपना बहुत मोटा नुकसान भी लोग करवा लेते थे, जी। जालसाजी होती थी। तो ये किस तरीके से सेफ है और इसे किस जी तरीके से इसमें इन्वेस्ट किया जा सकता है? देखिए, ये जो है ये इसकी डिमांड बहुत दिनों से बनी हुई थी, क्योंकि लास्ट जब कुछ सालों में पिछले 1.5 साल में आपने देखा सोने में बहुत जबरदस्त रन आया, और हमने कई बार आपके चैनल पे आपके साथ बात भी किया। तो उसमें जो निवेश के ऑप्शन होते थे वो ऑप्शन जो है वो डिजिटल गोल्ड के या फिर ईटीएफ के हुआ करते थे, जो है गोल्ड ईटीएफ के हुआ करते थे। दोनों में अपने अपने उसके फायदे नुकसान थे। देखिए, पिछले कुछ सालों में जो है 1-2 सालों में लास्ट में देखें जिस तरीके से गोल्ड की प्राइसेस में बहुत अच्छा एक मोमेंटम आया, और रिटेल निवेशक भी अब इसको एक निवेश की चीज समझ करके उसके में निवेश के मौके तलाश रहा था। तो उस समय उसके पास निवेश के देखिए बस दो ऑप्शन थे। एक तो या तो दो तीन ऑप्शन, एक तो फिजिकल गोल्ड खरीदना जो थोड़ा रिस्की था, भाई कितनी क्वांटिटी में आप खरीद सकते हैं और उसकी क्वालिटी और बाकी चीजें आपको बहुत एश्योर करनी पड़ेगी, चोरी वगैरह से बचा के रखना पड़ेगा। फिर दूसरी चीज थी कि ईटीएफ। ईटीएफ में वो एक अच्छा साधन था, लेकिन उसके साथ दिक्कत ये होती थी कि कई लोग जैसे आज खरीदते थे तो उनको वो प्रिवेलिंग रेट नहीं मिल पाता था, हो सकता था अगले दिन का रेट मिले, या हम्म। कई बार जैसे शार्प करेक्शन आया तो उस समय फ्रीज हो जाता था ट्रेडिंग। तो वहां पे बहुत दिक्कत आती थी। फिर जो गोल्ड डिजिटल गोल्ड जो एक फेमस हुआ था बीच में, उसमें दिक्कत ये थी कि सेबी को क्लैरिफाई भी करना पड़ा था, बड़े लोग नए नए हाँ। ऐप से शुरू कर दिए डिजिटल गोल्ड को का प्रमोशन करना। और वहां पर वो सेबी से किसी तरीके से रेगुलेटेड नहीं था। तो इन सब सारी चीजों को देखते हुए क्या हुआ कि गवर्नमेंट ने ये सेबी की तरफ से एक इनिशिएटिव आया और उन्होंने जो है ईजीआर को लॉन्च किया कि भाई इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसिप्ट ये एकदम, और इसको कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो एससीआरए एक्ट है, सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट, उसमें उसको सिक्योरिटी का दर्जा दे दिया गया है। यानी अब ये ठीक वैसे ही इसका ट्रीटमेंट होगा जैसे शेयर या और किसी फ्यूचर या किसी और सिक्योरिटी का होता है, उसको उसी तरीके का दर्जा दे दिया गया। इसमें खासियत यह है कि आप डायरेक्टली प्रिवेलिंग रेट पर आप जो खरीदेंगे उतना सोना जो है वो सेबी रजिस्टर्ड अथॉरिटी जो है वो एक वॉल्ट में सेव कर लेगी, सेव कर लेगी। हाँ। और इसमें आपकी डायरेक्ट ओनरशिप उस फिजिकल क्वांटिटी पे है जितना वो सेव करके रखेंगे। तो ये बहुत अच्छा एक इनिशिएटिव है। अच्छा, खरीदने के लिए आपको कुछ करना नहीं है, क्योंकि
जैसे म्यूचुअल फंड होता, ये जो गोल्ड फंड होते थे, गोल्ड फंड में एनएवी सिस्टम आता था, यहां पर वैसा नहीं है। यहां पर आप डायरेक्टली जो गोल्ड की प्राइस है उसी से लेंगे, बैक्ड बाय फिजिकल गोल्ड जो है वो है, और ये सेबी अप्रूव्ड है। प्लस सबसे बड़ी चीज है कि आप इसको अपने डीमैट अकाउंट से ही खरीद सकते हैं। ओह, ठीक जैसे है। हाँ, डिजिटल गोल्ड जो होता था वो आपको अलग ऐप के थ्रू, डिफरेंट डिफरेंट ऐप के थ्रू या हाँ। अलग वेबसाइट पे जाकर खरीदना पड़ता था। तो वो चीज नहीं है, आप अपने डीमैट में ही खरीदें, और एक्सचेंज पे इसकी ट्रेडिंग भी हो सकती है, वहां आप सेल भी कर सकते हैं और वहां से उसको आप ले भी सकते हैं। यानी, तो ये जो नॉर्मल जी, ब्रोकर है वहां से ही आप इसको कर सकते हैं। हाँ, जी। यानी कि सर जो डिजिटल गोल्ड में कई तरह की गड़बड़ियां और जालसाजी की भी खबरें आती थी, जिस कारण जी सेबी ने उस जी। पर सवाल भी उठाया था और क्लैरिफिकेशन भी कई बार दिया। तो इसका मतलब शेयर की तरह इन्हें खरीद बेच भी सकते हैं, और जो आपने कहा कि वो वॉल्ट में रखेंगे, तो अगर मुझे जरूरत है और मैंने अपना खरीदा हुआ है ये आईआर, तो मैं उसकी फिजिकल जी, डिलीवरी भी ले सकता हूँ। आप उसकी फिजिकल डिलीवरी भी ले सकते हैं, और उसमें किसी भी तरीके का आप मतलब कोई रिस्क नहीं है, क्वालिटी रिस्क नहीं है। सबसे हाँ। बड़े रिस्क अभी क्या होने लगी थी ना विक्रांत जी, आपने देखा होगा कि तरह तरह की जालसाजियां होने लगी थी। सोना, ऊपर सोना, अंदर कुछ और हाँ। मोटे सोने की परत चढ़ा करके, और फिर अंदर कुछ अलग धातु मिलने लगी थी। तो उसमें कई जगह सोने के नकली बार पकड़े गए, जिसमें ऊपर जो है वो मोटी सोने की परत दे करके और अंदर जो है खाली दूसरा मेटल डाल देते थे, एल्यूमिनियम या फिर जस्ता डाल देते थे। तो कोई आदमी भाई ऊपर स्क्रैच करके चेक करेगा तो ऊपर अच्छी खासी क्वांटिटी तो सोने की है, लेकिन अंदर जो है वो दूसरी धातु है। जब आप उसको काटेंगे, तो जब तक काटेंगे नहीं रियलिटी पता नहीं चलती है। तो ये सब तरीके की चीजें काफी होने लगी थी, तो जिससे कि लोगों को नुकसान ज्यादा होने लगा था। तो यहाँ पर ये एक बड़ा ही, जिसको कहते हैं ना, नीड ऑफ आवर वाली एक इनिशिएटिव है गवर्नमेंट की तरफ से। क्योंकि सोना लगभग, अब हम भी सबको सलाह दे रहे हैं कि सोना लगभग हर व्यक्ति के इस समय पोर्टफोलियो में होना चाहिए। और उसमें सबसे बढ़िया जो उसका फायदा है वो ये है कि आप उसको कैश भी ले सकते हैं, आप उसको फिजिकल गोल्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं। सीधा सीधा इसके कमोडिटी इकोसिस्टम का पार्ट है। तो इससे ना जो हमारी कमोडिटी ट्रेडिंग जो है ना, हाँ। हमारा कमोडिटी मार्केट भी और मैच्योर बनेगा। आप देखेंगे आने वाले समय में ना कमोडिटी मार्केट में भी एक अच्छी पार्टिसिपेशन आएगी रिटेल की तरफ से। और एक और चीज, इससे शायद थोड़ा सा गोल्ड के रेट जो अनरेगुलेटेड रहते हैं, कि बाजार में आप लेने जाइए कुछ भाव मिलता है, यहाँ पर नोएडा में कोई और भाव, दिल्ली में कुछ और भाव, अहमदाबाद में कुछ और भाव, जी, वो भी थोड़ा रेगुलेट होगा। एकदम रेगुलेट होगा। ये पूरा पूरा वन नेशन वन प्राइस वाला कॉन्सेप्ट है। हाँ। आप चेन्नई से खरीद रहे हैं कि आप आसाम से खरीद रहे हैं या गुजरात से खरीद रहे हैं या कश्मीर से खरीद रहे हैं, आपको इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको एक ही प्राइस देनी है। इसमें लोकेशन से कोई मतलब नहीं है। सीधी सीधी इस बात है। तो ये एक बड़ा अच्छा सिस्टम है इसमें। और इसमें मतलब हर तरीके से साथ में इसमें यह है कि जो कैपिटल गेन है वो नॉर्मल, जैसे आप सिक्योरिटीज पे हाँ। कैपिटल गेन लगता है वैसे यहाँ भी लगेगा। तो अगर आपने सही समय के तय समय के अंदर बेचा तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, अगर आपने कुछ समय बाद बेचा तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ही वैसे ही कैलकुलेट होगा जैसे शेयरों में कैलकुलेट होता है। ये तो रही ईजीआर की बात, और निश्चित तौर पर दर्शकों के लिए ये एक नया अनुभव भी है, तो इसलिए हमने सोचा इस पर बात करें। वैसे अनिल जी, सोने और चांदी में क्या चल रहा है? ऐसा लग रहा है कि बार बार उछाल मारने की कोशिश करता है गोल्ड, लेकिन उसके पैर पीछे से लगता है तेल खींच लेता है, क्रूड ऑयल खींच लेता है। नहीं, अगर आप देखें तो ऐसा हो नहीं रहा। अब धीरे धीरे अगर आप देखें तो सोना जो है ना, धीरे धीरे सोना और चांदी दोनों ही एक, उसमें अब खरीदारी के आसार दिख रहे हैं। चांदी में ज्यादा अच्छा मोमेंटम दिख रहा है। मैं अगर पर्सनली बताऊं तो पिछले दो हाँ। तीन दिनों में हमने अपने क्लाइंट को रिकमेंड भी किया था और उन्होंने चांदी में अच्छा एक मुनाफा भी बनाया। चांदी के ऑप्शंस भी बहुत बढ़िया, जो एमसीएक्स पे जो लोग ट्रेड करते हैं उनमें भी अच्छी एक बढ़ोतरी हुई। और पिछले 3 दिनों में आप देखेंगे तो चांदी में एक अच्छा मोमेंटम रहा है। कुल मिला के अब दिख रहा है कि सोना और चांदी, देखिए कारण वही है, ये जो ऑयल का सारा स्ट्रेस जिसकी वजह से हो रहा है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि आने वाले कुछ दिनों में हो सकता है मई के अंदर अंदर ही जो है चीजें अब संभल जाएं या सुलझ जाएं, क्योंकि अब ये जबरदस्ती कहते हैं ना च्युइंगम की तरह इसको कितना चबाएंगे, हाँ। अननेसेसरी एक ही मुद्दे को कितना खींचेंगे। हाँ। और इसमें अब कुछ रह नहीं गया है। अब मूल जो मुद्दा था कि अमेरिका की जो चाहत थी कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे कंट्रोल कर ले, कब्जा कर ले, कि आगे हम कंट्रोल करेंगे इस रूट को, देखिए वो तो संभव नहीं है। हाँ। और ये बात वो अच्छी तरह से समझ चुके हैं। अब ये ईरान वाला जो मुद्दा है वो अमेरिका की गले की हड्डी बन गया है, कि वो जो मतलब ना तो निगल पा रहे हैं ना उसको उगल पा रहे हैं। तो वो रोज
नए नए ट्वीट डालते हैं, नए नए अपने जो ट्रूथ सोशल पे अपने मुंह मियां मिट्ठू खुद बन रहे हैं। तो अब ये बहुत दिनों तक नहीं चलेगा, मेरे ख्याल से जल्दी ही मामला ये सलट जाना चाहिए। और जैसे ही ये संभलेगा तो फिर सोने और चांदी में फिर एक आपको अच्छी तेजी देखने को मिलेगी। लेकिन चांदी में आपने कहा कि चांदी में गोल्ड से ज्यादा मोमेंटम दिखाई दे रहा है, लेकिन उसमें वोलेटिलिटी का खतरा भी रहता है सर उतना ही ज्यादा। मोमेंट देखिए, मोमेंटम ज्यादा वहीं आता है जहां वोलेटिलिटी ज्यादा होती है। हाँ। वो दोनों तरफ देखिए, कहते हैं ना कि भाई जो गाड़ी तेज भागती है उसमें खतरा भी ज्यादा है तो उसमें स्पीड भी जाती है, तो दोनों चीजें हैं। तो वैसे ही जो है ये चांदी जो है जब ये भागता है तो फिर ये रातों रात बहुत तेजी से भागता है। एक एक दिन में इसने 10-10 15-15 20-20% के मूव दिए, गिरा भी एक दिन में 27%। तो हम्म। ये सारा जो है जनता ने देखा हुआ है। लेकिन जो ट्रेडिंग या करने के लिए जो तरीका है वो ये है कि इसको थोड़ी थोड़ी अमाउंट में इसमें लगातार निवेश करते रहें, या निवेश भी करना चाहें लंबे समय के लिए तो भी अभी कर सकते हैं, अभी सही जगह पर है। और गोल्ड के लिए भी आप यही कहेंगे कि अभी जो है। एकदम सोना, सोना तो एकदम सही जगह पर। अगर मैं डॉलर टर्म्स में बात करूं तो 45 जो है उसका एक बड़ा स्ट्रांग बेस था, हाँ। और हमने देखा कि 4500 के पास जाकर के उसमें एक अच्छी खरीदारी आई। इस समय मेरे ख्याल से 4720 के आसपास का रेट चल रहा था, जब मैं थोड़ी देर पहले बाजार खुला था मैं उसमें देख रहा था, तो 4720 का रेट चल रहा था। और अब वहां से एक दिख रहा है कि एक थोड़ा सा और ऊपर ही जाने का अंदाजा है, बशर्ते ऑयल में थोड़ी सी कूल ऑफ हो जाए और ब्रेंट थोड़ा नीचे आ जाए। हालांकि अपने अभी 4-5 दिन पहले जो उसने हाई बनाया था हाँ। 120 का, वहां से काफी नीचे आ चुका है, 104 तक आ चुका है। और यूएस का जो डॉलर इंडेक्स है, जिसको हम कहते हैं डॉलर इंडेक्स, जिससे हम कंपेयर करते हैं, तो डॉलर इंडेक्स भी 100 की हाई को टच करके अभी इस समय 97.98 यानी उसी के आसपास चल रहा है। तो हम्म। ये सारी चीजें जो है वो फेवर में है गोल्ड के। जितना ज्यादा डॉलर इंडेक्स कमजोर होगा, सोना फिर सोने का रेट फिर से बढ़ना शुरू होगा। तेल के दाम कम होंगे तो सोने के ऊपर जो उसके ग्रुप वृद्धि पे जो रुकावट बनी थी वो फिर से शुरू हो जाएगी। तो संभावना अब तो पॉजिटिव ही दिख रही है, और ऐसा लग रहा है कि तो तेल के दाम जो है वो आगे आने वाले समय में नीचे गिरेंगे। तो उससे जो है फिर सोने और चांदी दोनों में ही, और साथ में स्टॉक मार्केट, तीनों में ही आपको एक अच्छा सपोर्ट मिलेगा। अनिल जी, एक सवाल जो दर्शक अक्सर पूछते हैं कि जो सोने का हाई था 5600, और इस साल के जी लोग जो अलग अलग टारगेट बता रहे थे कि $6000 तक पहुंच सकता है, फिर उसके बाद युद्ध की जी स्थिति बनी और गोल्ड ने अपना 5600 से फिर वो 4100 के लेवल तक आया। तो लोगों के मन में जी। एक जहन में सवाल ये आता है कि क्या वो अपने हाई को इसी साल में पहुंच पाएगा वहां तक, या 6000 के जो टारगेट बताए गए थे क्या वहां तक जाता हुआ दिखाई दे रहा है अब वर्तमान परिस्थितियों में? जी देखिए, अगर मैं सही सही कहूं तो तुरंत तो इतनी जल्दी मोमेंटम आने की संभावना कम है कि हाँ। आपको तुरंत 6000 इस साल पहुंच जाए। ये कह पाना जो है थोड़ा सा मुश्किल है। उसका कारण ये है हम्म। कि गोल्ड में जो है अब दो तीन चीजें हुई थी। जब पिछली बार गोल्ड में मोमेंटम आया था तो आपने देखा था गोल्ड में बहुत ज्यादा जो है ना सट्टेबाजी शुरू हो गई थी। हाँ। लास्ट फेज में गोल्ड और सिल्वर दोनों में जो प्राइसेस जो तेज हुई, हम्म। उसमें जो नॉर्मल डिमांड या फंडामेंटल डिमांड की बजाय सट्टेबाजी, स्पेकुलेशन बहुत ज्यादा था, और उसकी वजह से प्राइसेस बढ़ रही थी। हम्म। जिस पे बाद में विश्व की हर गवर्नमेंट ने लगभग अपने अपने यहाँ उसकी नकेल को कस दिया है, स्पेकुलेशन की सारी चीजों को, के रास्तों को कंट्रोल किया हुआ है। तो अब तुरंत उस तरीके का स्पेकुलेटिव मूव आपको देखने को नहीं मिलेगा। प्लस साथ में जो लोग ऊंचाई पे फंसे हुए हैं, जैसे जिन्होंने हाँ। 5600 पे ले लिया, 5500 के आसपास जब था तब ले लिया, अब वो गिर गया है नीचे, लगभग 1000 पॉइंट डाउन है वहां से। तो जैसे जैसे ये ऊपर जाएगा ना तो वैसे वैसे इसमें सेलिंग आएगा, क्योंकि लोग जैसे जैसे उनकी कॉस्ट पे जाएगा तो कई जो ट्रेडर टाइप नुमा लोग हैं वो तो बेच के निकलेंगे। हाँ। ठीक है, लेकिन जो लोग निवेशक हैं वो बने रहेंगे। तो ट्रेडिंग थोड़ी चूंकि ज्यादा इसमें इन्वॉल्व थी तो हो सकता है वो लोग इसमें करें। लेकिन दूसरा भी पक्ष है कि जैसे हमारे यहाँ इंडिया में ईजीआर सिस्टम है, या फिर अब रिटेल का जिस तरीके से पार्टिसिपेशन है, तो एक नई सस्टेनेबल डिमांड निकल करके आई है विक्रांत जी। हम्म। मैं देख रहा हूं अब लगभग हर व्यक्ति ना, स्पेशली सोने को लेके, देखिए चांदी को लेकर लोग तो घबरा जाते हैं, हाँ। लेकिन हाँ। सोने को लेकर लोग आश्वस्त रहते हैं कि ठीक है, अभी नहीं तो 4 साल बाद, हाँ। 5 साल बाद सोना है सदा के लिए, तो वो बोल करके उसको, उनके लिए ज्यादा पेशेंस है। तो सोने में गवर्नमेंट जो सेंट्रल बैंक्स हैं उनकी तरफ से एक डिमांड बन रही है लगातार, उसके साथ साथ आपकी रिटेल पार्टिसिपेशन है इन्वेस्टर इन्वेस्टर के रूप में वो भी आ रही है।
तो ये सारी चीजें जो है ना सोने की सप्लाई के ऊपर एक प्रेशर बना के रखेंगी। सोने के लिए एक सस्टेनेबल डिमांड हम देख रहे हैं जो है वो बन के रहेगी। तो सोना यहाँ से ऊपर ही जाता दिखाई दे रहा है। रही बात लेवल की, तो अगर मैं एमसीएक्स प्राइस पे बात करूं तो मुझे जहां तक दिख रहा है कि इस साल के अंत तक अगर ये जून मई जून के अंदर अंदर में हमारी ये ईरान वाला वॉर सेटल हो जाता है तो लगभग 1,80,000 से 2 लाख के बीच में सोना दिसंबर तक पहुंच सकता है। इसके पूरे पूरे आसार हैं। तो अगर यूएस डॉलर में कहा जाए तो वही 5,500 से लेकर के 5,700 के बीच में वो जा सकता है। 6,000 थोड़ा एग्रेसिव हो जाएगा। हालांकि देखिए बाजार है, कुछ हाँ। कहा नहीं जा सकता। लेकिन जो संभावना है, जो आंकड़े हैं वो यही बताते हैं कि उतनी तेज वृद्धि नहीं होगी जितना पिछले साल हुई थी। थोड़ा संभल संभल के चलेगा। और जिन लोगों ने अनिल जी चांदी लिया था फोमो में फंस कर 100, 110, $120 के भाव पर, अब वो लंबे समय से उनको लग रहा है कि कहाँ फंस गए, कैसे इससे निकलेंगे। तो कुछ चांदी की चमक लौटती हुई दिखाई दे रही है उस लेवल की। जी, चांदी की चमक एकदम लौटती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन 120 तक जाने में इसको हाँ। समय लगेगा। 120 तक जाने में इसको समय लगेगा। आप मान के चलिए अभी $80 के आसपास का हाँ। रेट चल रहा है ना। तो अभी 50% ग्रोथ होगी तब जाकर के उनको 120 वाला रेट मिलेगा। 50% ग्रोथ जो है इतनी जल्दी तो तुरंत नहीं आएगी, ये भी थोड़ा धीरे धीरे हाँ। बढ़ता हुआ आएगा। और इसमें इसमें भी वही चीज है, इसमें चूंकि ट्रेडर ज्यादा हैं तो वो हाई लेवल पे लोग फंसे हुए हैं, तो जैसे जैसे ऊपर जाएगा वैसे वैसे सेल करेंगे तो सप्लाई आएगी। तो 92 जो है 92 से 95 के बीच में इसका एक पहला तगड़ा रेजिस्टेंस है टेक्निकल लेवल पर। जबकि वहां पहुंचेगा तो उसमें फिर से अगेन सेलिंग अच्छी हमें देखने को मिल सकती है। फिर वहां से जब चलेगा तो फिर धीरे धीरे 1 लाख और 1,10,000 के आसपास का एरिया है। 1 लाख मतलब एक, मैं 100 और 110 की बात कर रहा हूँ। 120 तक पहुंचने में इसको समय लगेगा। और कुछ और मेटल जैसे कॉपर, एल्यूमिनियम, जिंक, इनमें भी आजकल बहुत तेजी देखी जा रही है। तो उसके बारे में किस तरीके से देखा जाए अनिल जी? देखिए कॉपर पर मैं हमेशा कहता हूं, पहले भी मैंने और भी चैनलों पे कहा है, आपके दर्शकों को मैं कहता हूं, कॉपर एक ऐसी धातु है कि इसका फ्यूचर आने वाले समय में एकदम बढ़िया है। और सोने और चांदी के बाद अब यही एक मेटल है जिसमें आपको अच्छी रन दिखाई देगी। बल्कि चांदी से ज्यादा अच्छी मजबूत जो है स्थिति कॉपर की दिखाई दे रही है। अच्छा। कारण कारण ये कि अगर आप चार्ट पर देखेंगे तो ये अपने ऑल टाइम हाई के एकदम हाँ। पास चल रहा है। हम्म। और दूसरी चीज ये है इसमें विक्रांत जी कि कॉपर की जो है ना सस्टेनेबिलिटी और उसकी डिमांड जो है पूरी दुनिया में बढ़ती जा रही है। आप देख रहे हैं तरह तरह से अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट आ रहे हैं, कितने तरीके से अब एआई का जिस तरीके से यूज हो रहा है, डेटा केबल, इलेक्ट्रिसिटी जिस तरीके से, पावर का जिस तरह से ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। तो ये सारी चीजों में तो भाई देखिए जहां जहां बिजली है वहां वहां कॉपर है। हम्म। सीधी सी बात है। चाहे आप सोलर पैनल में जाएं वहां भी कॉपर मिलेगा, आप तार बिछाएंगे वहां कॉपर ही लगेगा, आप डेटा सेंटर बिठाएंगे वहां भी कॉपर ही लगेगा। तो ये इसकी इतनी मैसिव डिमांड अभी शुरू हुई है। हालांकि इसकी सप्लाई बहुत है, लेकिन उतनी मतलब जिस तरीके से एक मैसिव डिमांड शुरू होगी तो इसमें भी एक आपको एक शार्प अप मूव देखने को मिलेगा। और लंबे समय में कॉपर और कॉपर से रिलेटेड शेयर हम्म। हमने अपने क्लाइंट्स को लंबी अवधि के लिए निवेश करने के लिए उनको सलाह भी दी है कि आप कॉपर और कॉपर से रिलेटेड जो शेयर हैं उनमें आप लंबी अवधि के लिए निवेश करें और शॉर्ट टर्म में ना देखें वो उछल कूद। 4-5 साल में आपको बहुत बढ़िया मोमेंटम दिखाई देगा। हाँ। हालांकि अनिल जी ने अपने क्लाइंट्स को तो राय दी है, लेकिन आप लोग भी अपने सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट से एक बार बात कर लीजिएगा। और उसके बाद, क्योंकि हमारी कोशिश ये रहती है कि आप तक एकदम सटीक जानकारियां पहुंचे, और इसी कारण अनिल जी और बाकी विशेषज्ञों से हम लोग बात करते हैं। अनिल जी, मार्केट में क्या अगले हफ्ते, अगर, क्योंकि ये वीक बड़ा क्रूशियल माना जा रहा है कि इस हफ्ते शांति वार्ता हो सकती है, जो पीस के लिए बातचीत चल रही है उसमें कुछ रास्ता निकल सकता है, तो अगला हफ्ता मार्केट के लिए भी क्रूशियल? एकदम देखिए क्रूशियल है। और ये मार्केट जो है इसको सारी की सारी जो इसकी जो दिक्कत है वो आ ही रही है जियोपॉलिटिकल जो डिस्टरबेंसेस हैं उनकी वजह से। तो वो जैसे ही सुधरेंगी, जैसे ही ये सब चीजें थोड़ी सी शांत होंगी तो जो हमारी इंडस्ट्रीज की जो कॉस्टिंग इस समय जो फ्यूल कॉस्ट बढ़ गई है, हाँ। और ईंधन आपको पता है कि जो है ये लगभग देश की हर जगह हर चीज में इन्वॉल्व है। तो जो इनकी प्रॉफिट मार्जिन है वो सबकी अफेक्ट हो रही है। अभी ये जो क्वार्टर का रिजल्ट आया इसमें कई कंपनियों के मार्जिन अफेक्ट हुए हैं। तो जिस जैसे ही ये प्रॉफिट नीचे, ये कॉस्टिंग इसकी नीचे आएगी, ईंधन प्राइसेस थोड़ी कम होंगी, तो इनके मार्जिन पर एक
आराम मिलेगा इनको, और हो सकता है आपको इसका असर आपको बाजार पे भी दिखाई देगा, क्योंकि बाजार तो फ्यूचरिस्टिक है, वो तो 4-6 महीने पहले की चीज को आज से ही प्राइस इन करना शुरू कर देता है। तो जैसे ही ये थोड़ी बहुत सेटलमेंट होता है तो वो तुरंत दिखाई देगा। हालांकि पॉलिटिकल मामलों के एक्सपर्ट तो आप स्वयं हैं, तो आपको ज्यादा अच्छे से पता है, बल्कि मैं कहूँगा कि आप थोड़ा बताएं हम लोगों को और दर्शकों को कि आपको क्या लग रहा है कि अमेरिका आने वाले हफ्ते में ये सब चीजें कैसे सुलझाने की सोच रहे हैं। देखिए, मुझे तो लगता है कि इसी वीकेंड पर रास्ता निकलना चाहिए, क्योंकि अमेरिका के लिए भी अब जरूरी हो गया है अनिल जी। वहां पर उनकी रेटिंग, हर पॉलिटिकल आदमी के लिए सबसे जरूरी चीज होती है कि अपने राजनीतिक भविष्य को ठीक रखना। तो ट्रम्प के साथ साथ ठीक। अब उनके टीम मेंबर्स, कैबिनेट की भी रेटिंग लगातार गिरती जा रही है, तो कोशिश तो होगी कि निकले। तो एक अंतिम ठीक। सवाल मैं और जानना चाहता हूं अनिल जी आपसे, कि लगातार जो जी। मार्केट से एफआईआई निकल रहे हैं, उनका कॉन्फिडेंस वापस नहीं आ पा रहा है। हमने देखा कि जिस दिन इलेक्शन का रिजल्ट आया उस दिन मार्केट में एफआईआई आए, लेकिन अगले दिन, जिस दिन यानी इलेक्शन रिजल्ट आ रहा था उस दिन एफआईआई का पैसा ठीक। लगा, लेकिन अगले दिन फिर निकल गया उनका पैसा। तो उनका ठीक। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग नहीं हो पा रहा, ये कितना हमारे लिए चिंता की बात है। तो देखिए, ये कॉन्फिडेंस बिल्डिंग की बात नहीं कहूंगा, ये जो है चल रहा है, ये एक लंबे समय की प्रॉफिट बुकिंग है। अगर आप देखें, उसका कारण है, हम मंथ बाय मंथ या ईयर ऑन ईयर देख रहे हैं तो हमको लग रहा है कि वो पैसा लगातार निकालते जा रहा है, हालांकि उन्होंने हाँ, निकाला भी है। लेकिन उन्होंने बहुत पहले, देखिए, निकाला है इसका सीधा सा मतलब कि कभी लगाया भी लगाया था, भी तभी होगा। तो बेच रहे हैं आज। हाँ, तो उन्होंने बहुत पहले बहुत अच्छी क्वांटिटी में निवेश किया था। और जैसे कोविड के समय उन्होंने बहुत ज्यादा पैसा आया था, लगाया था वहां पे। कोविड से पहले सेलिंग की थी, लेकिन इस समय की सेलिंग तो कोविड की सेलिंग को भी काफी एक्सीड कर गई, फिर भी बाजार टिका हुआ है। मतलब ये है कि इस समय जो है ना, देखिए, उनको खरीदने में भी सालों लगते हैं और बेचने में भी सालों लगते हैं। हाँ, और ये प्रॉफिट बुकिंग चल रही है। और हाँ, ऐसा नहीं कि इस बीच में वो खरीद नहीं रहे, इस बीच में वो खरीद भी रहे हैं। काउंटर अलग अलग हैं, अलग अलग चीजों में खरीदारी चल रही है, अलग अलग शेयरों में खरीदारी चल रही है, और बाकी जिन शेयरों में उनको अच्छा मुनाफा है वहां पर वो बेच करके और उसको दूसरी जगह निवेश कर रहे हैं। क्योंकि एफआईआई इसके साथ क्या है ना विक्रांत जी, उनके पास पूरी दुनिया का बास्केट है। हाँ, बिल्कुल। तो उनको जब लगता है ना, जैसे हमारे यहाँ तो चलिए ठीक है, हमका हमारे पास यही ले दे के शेयर हैं जो एनएससी और बीएससी में ट्रेड होते हैं, बहुत हो गया तो हम सोने और चांदी की तरफ चले गए। उनके पास ऑप्शन होता है कि भाई अमेरिका का मार्केट उनके पास है, उनके पास जापान का मार्केट है, उनके पास चाइना का मार्केट है। तो पूरी दुनिया उनके लिए खुली है। और उनको लगता है कि अगर यहाँ पर कोई दिक्कत है तो यहाँ से कुछ पैसा निकाल करके वहां डाल दिया, यहाँ से हमने कुछ कमोडिटी में डाल दिया, या फिर कुछ फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू उन्होंने ट्रेड कर लिया। तो उनके पास पूरी वर्ल्ड में और बहुत हाँ, ज्यादा ऑप्शन है ट्रेड करने के। तो उनकी जो डिसीजंस होते हैं वो हमारी तरह नहीं, जैसे हम अपने एक आम जनता सोच के जैसा डिसीजन हाँ, लेती है वैसे वो नहीं लेते हैं। हाँ, उनके लिए उनका विजन और उनका जो ऑपरेशन है ना, वो बड़े मैसिव स्केल पे होता है। इसलिए उसका असर तो जरूर बाजार पे दिखाई देता है, लेकिन अगर उनकी नजर में देखा जाए तो ये बहुत नॉर्मल सा रूटीन वर्क है उनके लिए। हाँ, कल को उनका दिखेगा कि कहीं ग्लोबल सिनेरियो में कोई चेंज आया तो वो पैसा वहां से निकाल के फिर यहाँ लाना शुरू कर देंगे। तो हाँ, वो एकदम प्रोफेशनल होते हैं, इमोशन से ड्रिवन नहीं होते हाँ, हैं, जैसे हमारे यहाँ थोड़ा सा इमोशनल इन्वेस्टर ज्यादा होते हैं अपने देश में। ठीक है। वहां पर इमोशनल इन्वेस्टिंग उतने बड़े अमाउंट पे नहीं चलती है, बहुत ज्यादा बड़ा अमाउंट होता है, बिलियंस ऑफ डॉलर का ट्रेड होता है, उनका इन्वेस्टमेंट होता है। तो वहां पर प्योरली जो है वो मैथमेटिकल कैलकुलेशन के हाँ, बेस पे वो डिसाइड। तो हम एक आध लोगों से मिले हैं जिनके बीच में, जिनके साथ हमारा इंटरेक्शन हुआ है, तो हम वहाँ, वो लोग एकदम मतलब क्रूड, उनके सारे डिसीजन जो है वो ह्यूमन तो लेते भी नहीं है। वो हम्म, सारे डिसीजन उनके, वो कहते हैं कि वो क्वांट्स एप्लीकेशंस होते हैं जो, उसमें वो एक प्रोग्राम या बनाते हैं जिसके थ्रू वो सारे डिसीजन कैलकुलेट, सिमुलेशन रन करते हैं, सिमुलेशन रन करके अलग अलग सिनेरियो में देखते हैं कि कहाँ पे हमारी प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा है, तो उस हिसाब से वो एक्शन लेते हैं। तो हम्म, कुल मिला के देखिए, हमें अब अपने देश के बाजार के लिए, क्योंकि हमारा मार्केट जो है अब विदेशी निवेश पर निर्भर नहीं रह गया। हाँ, बिल्कुल सही बात। एक समय हुआ करता था जब 18 से 20% जो है वो विदेशी निवेश हुआ करता था, और हमारे देश के जो डीआईआईज हैं, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, उनका 10 से 12% के आसपास हुआ करता था। अब मामला उल्टा हो गया है। इसी कारण देख रहे हैं कि वो चाहे जितना भी बेच रहे हैं, हमारे बाजारों में कोई खास गिरावट नहीं आ रही है। हाँ, फर्क बस इतना हो जाएगा कि जब वो खरीदना शुरू करेंगे तो हम्म, तेजी से एक हाँ, जो है रेट पर बढ़ने शुरू होंगे। तो बिल्कुल। बस मेरे ख्याल से बहुत चिंता करने की बात नहीं है। और हाँ, बाजार मौके अभी भी दे रहा है, लगातार मौके हैं, बस ये है कि मौके अलग अलग क्षेत्र में आते हैं। हाँ,
कभी कोई सेक्टर, कभी कोई सेक्टर, कभी कोई सेक्टर। अब एक ही सेक्टर में आपको रहने की जरूरत नहीं है। आप अपने आप को समझदारी के साथ ये देखें कि इस समय कौन सा सेक्टर चल रहा है, उस सेक्टर के साथ जाएं और आपको मौके मिलेंगे। इंडिविजुअल स्टॉक्स अभी भी अच्छा रिटर्न दे रहे हैं। हाँ, बिल्कुल सही बात की आपने। बहुत बहुत शुक्रिया अनिल जी, जी, आप जुड़े और तमाम चीजें समझाई दर्शकों को। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।